नमस्कार प्रणाम। रियल एस्टेट के हमारे इस खास शो प्रॉपर्टी वॉच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। तो रहने के लिए घर खरीदना हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए कानूनी अड़चन सामने आ रही है या फिर होम लोन की, हमारे इस खास शो में आपके हर सवाल का आपको जवाब मिलेगा। हमारे साथ है प्रॉपर्टी एक्सपर्ट और क्यूब्रिक्स के एमडी संजय शर्मा। तो संजय जी का सबसे पहले हम स्वागत करेंगे और साथ ही आपके दूसरे सवालों के जवाब भी हम देंगे। लेकिन संजय जी सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। थैंक्स रुचि। तो कई सवाल जो आप जानना चाहते हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि आज प्रॉपर्टी वॉच में क्या है खास आपके लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली एनसीआर के सबसे तेजी से उभरते हुए इलाके नोएडा एक्सटेंशन के सस्ते घरों के बारे में। इसके अलावा हम लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे कि क्या बिल्डर का प्रॉपर्टी ट्रांसफर चार्ज मांगना सही है। साथ ही हम जानेंगे कि ईएमआई के बोझ से बचने का क्या कुछ रास्ता है। इसके अलावा हम प्रॉपर्टी से जुड़े बाकी मुद्दों पर भी बात करेंगे। तो आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर देश का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी मार्केट है, लेकिन इसमें एक इलाका तेजी से उभर रहा है और वो है नोएडा एक्सटेंशन। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर नोएडा एक्सटेंशन में कौन सी ऐसी बात है जो घर खरीदने वाले इस खास एरिया को इन दिनों हॉट प्रॉपर्टी मान रहे हैं। तो इन दिनों हर जगह नोएडा एक्सटेंशन की बातें चल रही हैं। आखिर यहाँ के प्रॉपर्टी बाजार में क्या है खास, इसका जायजा लिया हमारे रिपोर्टर दीपू राय ने। दिल्ली एनसीआर का सबसे हॉट प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन। 20 लाख से 50 लाख रुपए तक का घर यहाँ आसानी से मिल जाएगा। यहाँ करीब 15 बड़े डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट ला रहे हैं। करीब 1 साल से प्रोजेक्ट लॉन्च है और बिल्डरों ने शुरुआती काम शुरू भी कर दिया है। तो एक तरफ से स्ट्रेटेजिकली अगर लोकेशन की बात करें तो नोएडा एक्सटेंशन काफी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर है और यहाँ आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी की कीमतें काफी बढ़ सकती हैं। अगर हम यहाँ प्रॉपर्टी के दाम पर नजर डालें तो आम्रपाली गोल्फ होम्स के 2 BHK का रेट है 2080 रुपए प्रति वर्ग फुट, जबकि लॉ रेजिडेंशिया का रेट 2090 रुपए प्रति वर्ग फुट है। गौर ग्रुप के पार्क एवेन्यू का रेट 2400 रुपए और सुपरटेक इको विलेज का रेट 2000 रुपए प्रति वर्ग फुट है। इस सेंट्रल फ्लैट्स में आप पाएंगे कि सुपर एरिया इसका करीब 1630 स्क्वायर फीट है और इसमें 3 बेडरूम है, 3 टॉयलेट है और इसके अलावा 1 सर्वेंट रूम भी है। तो देखते हैं कि कैसा है ये सेंट्रल फ्लैट आम्रपाली का गोल्फ होम्स। फ्लैट की शुरुआत में ही डाइनिंग रूम है, करीब 19/11 इसका 19/11 है एरिया। लेकिन आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पे आपको किचन मिलेगा जो कि 7/9.6 का है। पूरा ये ग्रेनाइट का ऊपर स्लैब है। साथ में आपको मिलेगा इस फ्लैट के साथ ये मॉड्यूलर तो नहीं लेकिन इसको वुडन जो है कहा जा सकता है, वुडन किचन ये आपको साथ में फ्री मिलेगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो फ्लोरिंग है वो विट्रीफाइड टाइल्स की है। तो 30 लाख रुपए में यह सौदा बुरा नहीं है। लेकिन कई डेवलपर्स ऐसे भी हैं जिनका रेट काफी सस्ता है और अंतिम सौदे में कीमत में कई तरह की रियायत भी मिल जाती है। लेकिन इतना याद रखिए, ये घर रहने लायक 4 या 5 साल बाद होंगे। समय के लिए दीपू राय। तो नोएडा एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी रेट तो सस्ते हैं, लेकिन इतने सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च हुए हैं कि आपको घर समय पर मिलेगा या फिर नहीं। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कई एक्सपर्ट्स जो हमें बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा हमारे साथ मौजूद है। साथ में आरजी डेवलपर्स के एमडी राजेश गोयल हमारे साथ मौजूद रहेंगे और साथ में अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के एमडी विकास गुप्ता और इसके अलावा सवालों के जवाब देने के लिए रियल एस्टेट कंसल्टेंट राजेश अरोड़ा, ये सब हमारे साथ रहेंगे। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो लेकिन सबसे पहले संजय जी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि तकरीबन 1 साल से जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं लेकिन अब तक नोएडा एक्सटेंशन कोई बिल्डिंग नहीं दिख रही है, इसकी क्या वजह है। संजय जी आपसे इस सवाल का जवाब लेना चाहेंगे, क्या वजह है। तो 1 साल से लॉन्च तो किए जा रहे हैं प्रोजेक्ट लेकिन घर नहीं उतनी जल्दी मिल पा रहे। देखिए प्रोजेक्ट्स बहुत लॉन्च हुए हैं और 1 साल तो बिल्डर अपनी एक्सकवेशन स्टार्ट करने में ही लगा देता है। इन्होंने कुछ ही जगहों पे एक्सकवेशन स्टार्ट हुई है, बाकी बिल्डर्स अभी मेरे ख्याल अपने प्रोजेक्ट बेच ही रहे हैं। तो जनरली बिल्डर जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला होता है उससे
पहले कोशिश करता है कि कुछ घर बेच दे, जैसे 50% या 60%, ताकि उसके पास इनफ्लो कैश की आती रहे अगर वो बनाता रहे, और धीरे धीरे बाद में बेचता रहेगा। तो काफ़ी जगहों पे हो सकता है बिल्डर्स ने उतना अपना सेल नहीं किया है कि उन्हें कंफर्ट लेवल मिल जाए कि वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकें। सबसे पहली बात तो ये रही। सेकंड, मेरे ख्याल से बिल्डर्स ये भी सोच रहे हैं कि इतना बड़ा इलाका है और अगर वो घर बना के सबसे पहले दे भी दें, आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा नहीं। तो एसेंशियली बिल्डर्स भी मेरे ख्याल से अपने दिमाग में, जैसे दीपू ने कहा, 4-5 साल का होराइजन लगा के ही चल रहे हैं। बिल्कुल, यानी स्लो टेक ऑफ हो रहा है, लेकिन 2-3 साल का वक्त लगेगा जो बहुत जल्दी ये स्पीड पकड़ेगा। लेकिन चलिए कुछ ऐसे सवाल नोएडा एक्सटेंशन में प्रोजेक्ट लाने वाले डेवलपर्स से पूछते हैं। अनिल जी हमारे साथ मौजूद है। नोएडा एक्सटेंशन में आपके भी प्रोजेक्ट है। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसे गारंटी आप लेंगे, क्योंकि अब तक यहाँ कोई खास काम नहीं दिख रहा है, जबकि बिल्डर्स 2 से 3 साल में फ्लैट डिलीवर करने की बात कर रहे हैं। जो बायर्स हैं उन लोगों को ये भी देखना चाहिए कि कौन सा डेवलपर किस टेक्नोलॉजी से काम करता है, और अगर उसके काम करने की क्षमता, कैपेसिटी है या नहीं, उसके पास उतना मैन पावर है, मशीन है, उसका फिनेंशियल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो इन चीज़ों में अगर हर स्ट्रेंथ आपके पास है तो प्रोजेक्ट 2.5 से 3 साल लेगा ही। बिल्कुल, लेकिन एक समस्या लैंड की टाइटल को लेकर उठ रही है। साथ ही लोग ये भी जानना चाहते हैं कि नोएडा एक्सटेंशन की ये प्रोजेक्ट नोएडा में है या फिर ग्रेटर नोएडा में। और आरजी ग्रुप के एमडी राजेश गोयल भी मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। गोयल जी, आखिर घर खरीदने वालों में इस तरह के संदेह को आप कैसे दूर करेंगे? टाइटल की जहां तक बात है, ये क्योंकि वैसे तो एरिया ग्रेटर नोएडा ही है, परंतु क्योंकि नोएडा से ये 2 मिनट के ही रास्ते पे है, तो इसको निकनेम जनरल पब्लिक ने नोएडा एक्सटेंशन दे दिया है। यहाँ पर जितने भी प्रॉपर्टी बिकी है वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बेची है, और जब एक सरकारी एजेंसी लैंड बेच रही है, टाइटल का डिफेक्ट होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये बात तो मैं आपके माध्यम से सब कस्टमर्स को आश्वस्त करना चाहूँगा कि नोएडा एक्सटेंशन में जिस भी बिल्डर की लैंड ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से एक्वायर की गई है, वो टाइटल के बारे में 100% आश्वस्त रह सकते हैं। इसके बावजूद आप नोएडा एक्सटेंशन में घर खरीद सकते हैं, लेकिन इन घरों की डिलीवरी को लेकर थोड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। हमारे साथ अरोड़ा एंड एसोसिएट रियलिटी के वाइस प्रेसिडेंट राजेश अरोड़ा जी भी मौजूद है। राजेश जी, आप क्या कहेंगे, नोएडा एक्सटेंशन में जिस रफ्तार से प्रॉपर्टी की बुकिंग हो रही है, क्या लोगों को समय पर फ्लैट डिलीवर मिल पाएंगे? लोगों को स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्शन लिंक देना चाहिए, और कम से कम, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कम से कम 20 से 22% एट द टाइम ऑफ पोजेशन होना चाहिए, ना कि 5 से 7%। और ये तो आपने राय इनकी सुनी, लेकिन हमारे साथ अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के एमडी विकास गुप्ता भी मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। विकास जी, आप क्या कहेंगे? आप लोगों ने भी नोएडा एक्सटेंशन में आपने प्रॉपर्टी लॉन्च की है, लेकिन जिस तरह की बातें अब सामने कही जा रही हैं, उसमें क्या गारंटी है कि समय पर फ्लैट डिलीवर हो पाएंगे? हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि जितना भी समय सीमा हमने अपने इन्वेस्टर्स को और अपने एंड यूजर्स को बताई है, हम उसके अंदर लोगों को डिलीवरी दे पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमने जो भी पूरा का पूरा मास्टर प्लान है हमारे 2400 फ्लैट का, उसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, और हम इसके अंदर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स को अलॉट कर रहे हैं साइट्स को, सो दैट वी विल बी प्रोग्रेसिंग साइट ऑन अ फेज मैनर एंड विल बी गिविंग डिलीवरी इन अ फेज मैनर। संजय जी भी स्टूडियो में बने हैं, उनसे हम जानेंगे कि आपने डेवलपर्स की बातें सुनी होंगी संजय जी, लेकिन नोएडा एक्सटेंशन में घर खरीदने से पहले जो ब्रोकर या डेवलपर्स की बात है, कितना क्लियर कर लेना चाहिए खरीदार को घर लेने से पहले? देखिए, जैसे अनिल जी ने कहा कि आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको लोकेशन देख लेनी चाहिए। नंबर 2, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड, क्योंकि बिल्डर सिर्फ अपनी इलाके में ही जो डेवलपमेंट कर सकता है, आसपास का जो इलाका है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो नहीं डेवलप कर सकता है। उसके ऊपर तो बिल्डर की कोई काबू नहीं होता है। तो रही बात ब्रोकर से क्या चेक कर सकते हैं, ब्रोकर से आप चेक कर सकते हैं किस तरह से बिल्डर जब अपने क्लाइंट्स में प्रॉब्लम्स आती हैं किस तरह से उसे डील करता है, सबसे पहला एक। और ब्रोकर्स आपको डिस्काउंट्स जो होते हैं, जो बिल्डर आपको सीधा ना बता सके, वो ब्रोकर आपको शायद बता सकता है, उस टाइप के डिस्काउंट्स आपको बता सकता है। कुल मिलाकर नोएडा एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी बुक तो कराइए, लेकिन जरा सोच समझकर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि किस शहर की प्रॉपर्टी में निवेश होगा फायदेमंद, और साथ ही हमारे एक्सपर्ट देंगे आपके कानून से जुड़े सवालों के जवाब। ब्रेक के
बाद प्रॉपर्टी वॉच में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रॉपर्टी खरीदना आसान नहीं होता है, इसमें जीवन भर की कमाई लग जाती है। ऐसे में जरूरी होता है कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इससे जुड़ी कानूनी पेचीदगियों को भी आप जरूर समझ लें। प्रॉपर्टी पर कानूनी सलाह देने के लिए हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के वकील सचिन पुरी। सचिन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी वॉच में। और सचिन जी, सबसे पहले हमें यार दर्शकों को आप ये बताइए कि कोई भी फ्लैट या प्रॉपर्टी खरीदते समय किन बातों का एक शख्स को ध्यान रखना चाहिए? अगर आप बिल्डर से खरीदने जा रहे हैं प्रॉपर्टी, तो बिल्डर के पास क्या लाइसेंस है, क्या वो प्रॉपर्टी खरीद चुका है, क्या उसने कोलैबोरेशन में लिए, उसके पास कहाँ से राइट आया प्रॉपर्टी खरीद के बेचने का, वो चेक करना ज़रूरी है। अगर जो सेलर है अगर वो जीपीए के तहत बेच रहा है प्रॉपर्टी, तो क्या उस जीपीए के अंदर उसको राइट है बेचने का, क्या वो जीपीए रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड, वो देखना ज़रूरी है। और जब ये सब कुछ देख लेंगे आप, उससे कॉपीज़ ले लेंगे, उसके बाद ये आपको रजिस्ट्रार ऑफिस या कहाँ पे ये रजिस्टर्ड हैं डॉक्यूमेंट्स, वो जाकर उनको क्रॉस चेक करना भी चाहिए। और सबसे अहम है ये देखना कि प्रॉपर्टी का पोजेशन किसके पास है, चाहे वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है चाहे वो अनकंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, उसका पोजेशन ज़रूर चेक कीजिए किस आदमी के पास है। और हो सके तो ख़रीदने से पहले 15 दिन का पब्लिक नोटिस भी दीजिए, ताकि कोई अगर आदमी और क्लेम कर रहा है कोई राइट उस प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो बात बाहर आ सके। संजय जी, आपको क्या लगता है एक नया घर खरीदने से पहले डेवलपर्स या ब्रोकर की छानबीन कर लेनी चाहिए, बातें साफ कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई खरीदता है तो उसे इतना पता नहीं होता है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जैसे एडवोकेट पुरी ने कहा कि छानबीन पूरी कर लेनी चाहिए, मगर कभी कभी जो बायर होता है उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो समझ सके, सारे के सारे पेपर्स उसके सामने रख भी दिए जाए उन्हें समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से बैंक्स की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी रहता है। आप बैंक लोन के लिए अप्लाई कर लीजिए और उसके तहत बैंक्स जो है बिल्डर अगर अप्रूव करते हैं तो पेपर्स की जानकारी कर ली होगी। और दो चीज़ें होती हैं, बैंक लोन सैंक्शन करना अलग चीज़ है और डिसबर्स करना अलग चीज़ है। तो अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर बैंक लोन्स डिसबर्स कर रहे हैं तो आप सहमत रह सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी के पेपर्स लीगल हैं। अब लेते हैं कुछ दर्शकों के सवाल। गाजियाबाद से हमारे एक दर्शक हैं, राजेश बजाज ने ईमेल के जरिए सवाल पूछा है। राजेश का कहना यही है कि बिल्डर मकान की डिजाइन बदलने की बात कहकर कारपेट एरिया कम दे रहा है, ऐसे में उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, अगर आपका कोई कारपेट एरिया का आपका सेट एग्रीमेंट है और वो उससे कम दे रहा है, तो उतनी कंसिडरेशन जो उसको पेएबल है वो भी कम कर दी जानी चाहिए। या फिर अगर वो 5 या 10% से ज़्यादा कारपेट एरिया में फ़र्क लाता है, तो आपके पास ये भी राइट होना चाहिए कि आप उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकें और अपना पैसा विद इंटरेस्ट वापस ले सकें। लेकिन आप सेम जो वैल्यू एग्री हुई थी, कंसिडरेशन एग्री हुई थी पहले दिन, उस पर कम एरिया वो आपको नहीं दे सकता। उसको उतना कंसिडरेशन भी प्रोपोर्शनेटली कम करनी पड़ेगी ओरिजिनल प्राइस के हिसाब से। अक्सर ग्राहक सुपर और कारपेट एरिया में घालमेल की शिकायत करते हैं, तो आखिर ये सुपर और कारपेट एरिया होता क्या है और इसे एक घर खरीदने वाला कैसे चेक करे कि उसे सही सुपर एरिया या कारपेट एरिया मिल रहा है या नहीं? ये हम सवाल का जवाब संजय जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे, कैसे डिफरेंशिएट हो पाएगा ये? देखिए रुचि, जो सबसे बड़ा एरिया होता है वो तो सुपर एरिया है जिसके हिसाब से बिल्डर आपको बेचता है। मुंबई में कारपेट एरिया के हिसाब से बेचते हैं, पर नॉर्थ इंडिया में आपको सुपर एरिया के हिसाब से बेचते हैं। तो सबसे बड़ा एरिया जो आप देखेंगे वो होगा सुपर एरिया, उससे कम होगा आपका बिल्टअप एरिया और सबसे कम होगा कारपेट एरिया। तो मोटा मोटा कारपेट एरिया वो चीजें हैं जो दीवार के अंदर, अगर आप अपने पूरे फ्लैट में एक कारपेट बिछाएं, दीवार तो दीवार, सारे रूम्स में, किचन में, बाथरूम्स में अगर आप कारपेट बिछाएं, जो उसका एरिया होता है उसे कहते हैं कारपेट एरिया। उससे थोड़ा सा बड़ा एरिया जो होता है वो होता है बिल्टअप एरिया, जिसमें दीवारों की जो थिकनेस होती है उसे भी मेजर किया जाता है। इसका मतलब अपने पूरे के पूरे जो फ्लैट है या अपार्टमेंट है या विला है उसके अंदर आप पूरे के पूरा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है उसे गिनते हैं, वो बिल्टअप एरिया है। और फिर सुपर एरिया जो होता है इसमें काफ़ी चीज़ें जो होती हैं ऐड कर दी जाती हैं, बिल्डर्स, कॉमन एरियाज, पब्लिक बैल्कनीज, जो आपकी पब्लिक लॉबीज हो गई या जो क्लब होगा, इस सारी की सारी जो कॉमन फैसिलिटीज होती हैं, इसका छोटा सा टुकड़ा प्रोपोर्शनेट हर फ्लैट के अंदर वो ऐड कर देता है। बिल्कुल, तो ये जो कंफ्यूजन अब आ गया, आप कभी घर खरीदने जाएंगे वो नहीं होगी। और फिलहाल सचिन जी भी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। सचिन जी, इस समय दिल्ली से हमारे एक दर्शक परमजीत सिंह फोन लाइन पर हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। परमजीत जी, पूछिए अपना सवाल। मैं बिल्डर ने समय पर घर बनाकर नहीं दिया, अब जिसके बाद मैंने उसकी अगली पेमेंट रोक दी थी। अब प्रोजेक्ट जिसका तस पड़ा हुआ है और बिल्डर अब ब्याज सहित पेमेंट मांग रहा है, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, अगर बिल्डर आगे कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा तो वो आपसे पेमेंट नहीं मांग सकता, ना उसको ब्याज देना
पड़ेगा इस पे, ना वो मांग सकता है ब्याज। इसके लिए या तो आप कंज्यूमर फोरम जाइए और अपनी जो आपने एग्रीमेंट किया है उसके तहत डिमांड कीजिए कि आपको प्रॉपर्टी दी जाए और उसके ऊपर हर्जाना भी मांगिए। चलिए तो चलते हैं अगले सवाल की ओर सचिन जी के पास ही। तो मुंबई से भी हैं हमारे एक दर्शक रणवीर काथे ने हमें एसएमएस से सवाल भेजा है। उन्होंने 3 साल पहले थाने इलाके में 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी, अब उसे वो बेचना चाहते हैं लेकिन बिल्डर उनसे 2 लाख रुपए ट्रांसफर चार्ज मांग रहा है। रणवीर जानना यही चाहते हैं कि क्या ये कानूनी तौर पर सही है क्या? नहीं, ये कानूनी रूप से नहीं सही। बिल्डर केवल आपसे मांग सकता है जो ट्रांसफर चार्जेस नॉमिनल होते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस मांग सकता है, लेकिन 4% नहीं मांग सकता आपसे। ये तो एक किस्म से वो ट्रांसफर ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन चार्ज ही मांगने लग गया है, ये परमिटेड नहीं है। और इसके अलावा आप एग्रीमेंट भी चेक कीजिए, उसके अंदर क्या व्यवस्था हुई थी, क्या एग्री किया था पार्टीज ने, कितना ट्रांसफर चार्ज देंगे, और अगर वो नहीं मानता इससे कम में तो आप उसके अगेंस्ट केस करके इसको रिड्यूस करवा सकते हैं। तो ये तो रही प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनी सुझावों की बात। आगे हम बात करेंगे होम लोन की बढ़ती ब्याज दरों से बढ़ने का क्या है उपाय, और लोन से जुड़े आपके सवालों पर भी होगी बात। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक आप करें प्रॉपर्टी वॉच। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद प्रॉपर्टी वॉच में। तो घर खरीदने के लिए ज्यादातर लोग लोन लेते हैं, लेकिन होम लोन लेना आसान नहीं होता है। कौन सा बैंक सस्ता लोन देगा, होम लोन फिक्स्ड रेट पर ले या फिर फ्लोटिंग, ऐसे कई सवाल ग्राहकों को परेशान कर देते हैं। तो रिजर्व बैंक ने सख्त कदम उठाया है, तो बैंकों ने होम लोन रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। एक बार फिर से होम लोन रेट बढ़ने लगे हैं। लोगों को यही चिंता सता रही है कि वे बढ़ती ईएमआई कैसे चुकाएंगे। आधे फीसदी ब्याज दर की बढ़ोतरी आपकी जेब पर कितना असर डालती है, देखते हैं इस रिपोर्ट पर। अगर आपके मौजूदा होम लोन रेट में आधे फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो बैंक या तो ईएमआई की रकम बढ़ा देंगे या फिर लोन चुकाने की अवधि। लेकिन क्या ये दोनों रास्ते आपके लिए फायदेमंद हैं? मान लीजिए आपने 20 साल के लिए 30 लाख रुपए का होम लोन 9% की रेट पर लिया है। ऐसे में आपकी ईएमआई 26,991 रुपए होगी। इस ईएमआई का 54% हिस्सा ब्याज के रूप में जाएगा, जबकि 46% मूल रकम के रूप में अदा होगा। अगर 20 साल तक औसत ब्याज दर 9% रही तो 30 लाख के होम लोन के लिए आपको 64,77,840 रुपए चुकाने होंगे। अब अगर ब्याज दर 9.5% होती है तो हर महीने 972 रुपए ज्यादा देने होंगे, यानी महीने की ईएमआई 27,963 रुपए देनी होगी। मूल रकम तो वही रहेगी, लेकिन पूरे लोन की अवधि में पहले से 7 लाख रुपए ज्यादा ब्याज चुकाना होगा, जिसमें मूल रकम का हिस्सा 45% और ब्याज की रकम 55% हो जाएगी। लेकिन अगर आप बैंक से टेन्योर बढ़वाते हैं तो आपको 20 साल यानी 240 महीने की जगह 270 महीने में लोन पूरा होगा, यानी लोन चुकाने की अवधि 2.5 साल और बढ़ जाएगी। इसमें भी ब्याज का हिस्सा 59% और मूल रकम 41% चुकाया जाएगा, जबकि आप 30 लाख के लोन के लिए कुल 72,58,965 रुपए चुकाएंगे। आप खुद देख सकते हैं कि टेन्योर बढ़ाना ईएमआई बढ़ाने से ज्यादा नुकसानदायक है। ऐसे में सबसे बुद्धिमानी का रास्ता प्री पेमेंट होगा। तो होम लोन पर बात करने के लिए संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के चीफ मैनेजर एसएस पटवाल जी भी हमारे साथ है। पटवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले संजय जी आपसे जानना चाहेंगे कि ब्याज दरों में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी काफी असर डालती है। आप क्या कुछ कहेंगे कि ब्याज दर बढ़ने पर लोगों को, ग्राहकों को कुछ असर मिलेगा, कुछ फायदा होने वाला है? ग्राहकों को तो कोई फायदा नहीं होने वाला, बिल्डर्स को भी थोड़ा सा नुकसान होगा। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा जो ट्रेंड है, ये आरबीआई कोशिश कर रही है कि होम लोन को थोड़ा टाइट करके मार्केट को मतलब कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आरबीआई को शायद लग रहा है कि बबल फिर से तैयार हो रहा है। पटवाल जी, आप क्या कहेंगे? आप बैंक से जुड़े हुए हैं, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे आखिर होम लोन लेने वालों से आप लोग कौन कौन से कागजात ऐसे मांगते हैं जो आम पब्लिक दे पाए आपको? लोन लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, केवाईसी हम लोग बोलते हैं इसको, कि आपका रेजिडेंस प्रूफ, आपका फोटो, आपका आईडी, जिससे पता चले कि आप कौन हैं। उसके अलावा चाहिए होता है आपका इनकम का स्रोत, कि आप इनकम कहाँ से करते हैं, या आपकी तनख्वाह है या फिर आप कहीं कंसल्टेंसी पे या बिजनेस है।
उसके 2 साल या 3 साल का हम लोग इनकम का आपका स्रोत का जानकारी मांगते हैं, और जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उसके बारे में उसके पेपर्स की फोटोकॉपी बैंक रखती है। इस वक्त एक दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ आगरा से अविनाश गुप्ता जी मौजूद है। अविनाश जी, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। मैं अविनाश गुप्ता बोल रहा हूँ आगरा से। मैंने 2007 में होम लोन लिया था। अब मेरे पास कुछ पैसे आ गए हैं, क्या करूं? मैं होम लोन जो मेरे पुराने थे वो चुकाना चाह रहा हूं, क्या उसके लिए मुझे प्री पेमेंट चार्ज देना होगा? आप अपने अगर इनकम से लोन का अमाउंट को चुकाना चाहते हैं तो चुका सकते हैं, खाली आपको ये बताना होगा कि भाई ये इनकम मेरी खुद की है। ज़्यादातर बैंक इसमें प्रीपेमेंट क्लॉज जो रखते हैं वो है कि कहीं बैंक दूसरे बैंक से तो आप फाइनेंस नहीं ले रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या आपने प्रॉपर्टी बेच करके उससे कुछ अर्निंग तो नहीं की है। इस केस में जो आपने अपना उदाहरण बताया है, इसमें चूंकि आपकी खुद की इनकम है और आप खुद अपना लायबिलिटी ऑफ करने जा रहे हैं, तो ज़्यादातर बैंक आपसे कोई पेनल्टी नहीं चार्ज करेंगे। बिल्डर भी कई बार ग्राहक को लोन दिलाने की बात करते हैं, तो कई बार नो ईएमआई टिल पोजीशन की भी बात की जाती है। ग्राहकों को इसमें क्या कुछ फायदा होता है, ये हम संजय जी से जानेंगे। आप क्या कहेंगे? रुचि, बिल्कुल आजकल का नया फैशन है। काफ़ी बिल्डर सबवेंशन स्कीम्स ऑफर कर रहे हैं जिसमें पार्ट पेमेंट ईएमआई की वो हेल्प करते हैं आपको, या कई जगहों पे फुल पेमेंट है। मतलब जो ग्राहक एज अ बायर आपको 15-20% देना पड़ता है और बाकी ईएमआई अगले 2-3 साल के लिए बिल्डर्स पे करता है। इसमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो लोन अमाउंट की पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बायर के ऊपर है। कल अगर आपको बिल्डर ना दे पैसे, ना ईएमआई के लिए हेल्प करे, बिल्डर मना कर दे, तो बैंक आपके पास आएगा पैसा वसूल करने के लिए, वो बिल्डर के पास नहीं जाएगा। तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लीजिए। पटवाल जी, बैंक खरीदने के लिए तो लोन देते हैं, लेकिन क्या प्लॉट खरीदने के लिए भी लोन मिल सकता है? हाँ, जमीन के लिए भी लोन मिलता है। उसमें अलग अलग बैंक अपना अपना ये रखते हैं प्रोविजन कि भाई आपको 2 साल में या 3 साल में, और कुछ बैंक 5 साल तक भी कहती हैं कि आपको उस पीरियड में आपको मकान बनाना पड़ेगा उस खाली प्लॉट पे। अगर आप नहीं बनाते तो आपको फिर कॉमर्शियल रेट पे करना पड़ेगा। होम लोन वाला जो दर है उससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप संजय जी से भी जानेंगे जो कि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे कि एक नए ग्राहक को क्या पहले होम लोन के लिए आवेदन करना चाहिए या फिर फ्लैट देखने के बाद लोन की बात सोचनी चाहिए, क्या करना चाहिए, पहले या बाद में? दोनों ऑप्शंस जायज़ हैं। अगर आप नेशनलाइज्ड बैंक से ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, उसी के बाद नेशनलाइज्ड बैंक्स जो होते हैं उस पर कार्रवाई करते हैं। मगर प्राइवेट बैंक्स का प्रोसेस 2 तरीके का होता है। पहले वो सैंक्शन करते हैं और उसके बाद में डिस्बर्समेंट करते हैं। जो सैंक्शन होता है वो लोन लेने वाले की कैपेबिलिटी, उसकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें आप अपनी इनकम के पेपर्स, अपनी कैपेसिटी कितनी है पेमेंट की, वो पेपर्स उन्हें सबमिट करते हैं। तो आप दोनों चीजें एक साथ कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे हमारे दर्शक जो सुन रहे होंगे उनको जरूर फायदा होगा। फिलहाल संजय जी, वक्त गुजरता जा रहा है, इसलिए स्टूडियो में आप आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स लॉट। चलिए, तो ये था हमारा खास शो प्रॉपर्टी वॉच, और अगर आपके पास भी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, pw@saharasabhi.com, और साथ ही सवाल पूछने के लिए आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। सबसे पहले मोबाइल पर PW लिखें और स्पेस देकर अपना सवाल टाइप कीजिए, और उसके बाद आप हमें 59090 पर एसएमएस कर दें। तो प्रॉपर्टी से जुड़ी नई जगहों पर नई बातों के साथ अगले हफ्ते फिर हम मिलेंगे। तब तक प्रॉपर्टी वॉच की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। सारा